क्रिएटर इकोनॉमी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद खूबसूरत विदेशी लोकेशंस। हाँ, और महंगे कपड़ों के ब्रांड्स। एकदम परफेक्ट लाइटिंग वाली एक आजाद जिंदगी की तस्वीर उभरती है, जहाँ मतलब कोई 9 से 5 वाली पाबंदी नहीं है, हर कोई अपना खुद का बॉस है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा आकर्षण है इसका। सही कहा। लेकिन आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम इसी चकाचौंध के पीछे की असलियत को टटोलने की कोशिश करेंगे। जो इंस्टाग्राम की रील्स और टिकटॉक के 15 सेकंड के वीडियोस हम रोज देखते हैं ना, उनके पीछे एक बहुत ही जटिल आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुनिया काम कर रही है। और ये दुनिया बाहर से जितनी हसीन दिखती है, अंदर से उतनी है नहीं। एकदम सही। जो भी इस चर्चा को सुन रहा है, उसके लिए जानना बेहद रोमांचक होगा कि कैसे एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ने काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हमारा आज का मिशन इसी ग्लैमर और फिल्टर्स के पीछे छिपी उस सच्चाई को उजागर करना है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी, और आज की ये चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि जो जानकारी हम सामने रख रहे हैं वो सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इस सच्चाई को बारीकी से समझने के लिए आज कई अलग-अलग और बहुत ही ठोस स्रोतों का एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। मतलब डेटा के साथ बात होगी। बिल्कुल। शुरुआत हम 2026 से 2035 तक के क्रिएटर इकोनॉमी मार्केट फोरकास्ट से करेंगे, जो इस बाजार के भविष्य का खाका खींचती है। इसके साथ ही डिजिडे के कुछ बहुत ही प्रासंगिक लेख हैं, जो क्रिएटर्स की बदलती दुनिया का जमीनी सच बताते हैं। हाँ, और इस पूरे पेशे के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के लिए यूएई में इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर हुई एक बहुत ही खास पीएमसी रिसर्च स्टडी पर गौर किया जाएगा। मैंने सुना है कि चीन वाले हिस्से में भी कुछ दिलचस्प डेटा है। बिल्कुल। चीन के मशहूर श्याओ होंगशू प्लेटफॉर्म, जिसे रेड भी कहा जाता है, उस पर की गई एक एथनोग्राफी भी हमारे स्रोतों में शामिल है। साथ ही एसआरडी का एआई इन्फ्लुएंसर्स पर एक विस्तृत लेख और सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएटर्स के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की एक गाइड भी इस चर्चा का हिस्सा है। तो सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये पूरा इकोसिस्टम अब सिर्फ कुछ लोगों का शौक या टाइम पास नहीं रह गया है। ये बाकायदा एक विशालकाय इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में इस बाजार का आकार $178 बिलियन था और अब 2026 में ये 214 बिलियन तक पहुंच गया है। ग्रोथ बहुत तेज है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इस फोरकास्ट रिपोर्ट में है, वो ये कि 2035 तक इस बाजार के $1.35 ट्रिलियन होने का अनुमान है। 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा? ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। $1.35 ट्रिलियन का मतलब है कि ये अर्थव्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की जीडीपी को भी पीछे छोड़ देगी। बिल्कुल छोड़ देगी। लेकिन इस भारी भरकम बाजार में अब जो पैसा बट रहा है, वो सिर्फ इंसानों की जेब में नहीं जा रहा है। इस रेस में वर्चुअल या एआई इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी नई फौज खड़ी हो गई है। एआई अवतार्स। हाँ, मैंने लिल मिकेला के बारे में पढ़ा। वो एक डिजिटल अवतार है। असल जिंदगी में उसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 3 मिलियन? और ब्रांड्स उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। वही तो, वो प्राडा और कैल्विन क्लेन जैसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर रही है। इसी तरह शुडोग्राम नाम की दुनिया की पहली डिजिटल सुपर मॉडल फेंटी ब्यूटी के साथ जुड़ी हुई है। ब्राजील की लूडो मागालू का भी तो उदाहरण है। हाँ, लूडो मैगालू तो सिर्फ विज्ञापन तक सीमित नहीं है, वो ग्राहकों से सीधे बात भी करती है। क्या ब्रांड्स वाकई में एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं? यही तो इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रांड्स इन एआई इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ एक नया तकनीकी प्रयोग मानकर नहीं अपना रहे हैं, बल्कि यह उनके लिए एक बहुत ही सोची समझी व्यावसायिक रणनीति है। मतलब पैसों का फायदा है। बिल्कुल। अगर व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो एक एआई इन्फ्लुएंसर 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है। उसे न तो नींद आती है, न थकान होती है, और न ही वो कभी छुट्टियां मांगता है। और शायद नखरे भी नहीं दिखाता। एकदम सही। वह एक ही समय में बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के दुनिया भर के दर्शकों के साथ उनकी अपनी अपनी भाषाओं में जुड़ सकता है। हाइपॉडिटर के डेटा के अनुसार वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंसानों के मुकाबले 3% ज्यादा एंगेजमेंट ला रहे हैं। 3% ज्यादा? ये तो इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। जी, और गार्टनर की रिपोर्ट इस बात को और पुख्ता करती है कि इंसानों की जगह
AI इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करने से कैंपेन के खर्चों में 30% तक की भारी कमी आ सकती है। इसमें न तो कोई फ्लाइट टिकट बुक करनी है, ना होटल का खर्चा है। और जैसा कि मैंने कहा, न किसी सेलिब्रिटी के नखरे उठाने। बिल्कुल, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और चीज है जो ब्रांड्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब विवादों से बचना। हाँ, एक इंसानी इन्फ्लुएंसर के साथ हमेशा ये डर बना रहता है कि वो कब किसी विवाद में फंस जाए या कोई ऐसा गलत बयान दे दे जिससे रातों रात ब्रांड की छवि मिट्टी में मिल जाए। AI के साथ ये रिस्क बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये तो ब्रांड्स के लिए हर तरफ से फायदे का सौदा लग रहा है। खर्च कम, एंगेजमेंट ज्यादा और विवादों का कोई खतरा नहीं। लेकिन मुझे लगता है इंसान अभी भी इस दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं। नहीं, पूरी तरह से बाहर तो नहीं हुए हैं। हाँ, Twixy.com की एक स्टडी बताती है कि आज भी इंसान इन AI अवतारों के मुकाबले औसतन 46 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। 46 गुना? एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और SID के लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि आने वाला भविष्य शायद पूरी तरह से AI का या पूरी तरह से इंसानों का नहीं होगा, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल काम करेगा। हाइब्रिड मॉडल, जैसे कि इंसान और AI का मिला जुला रूप? हाँ, इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण केलॉग्स कंपनी का है। उन्होंने अपने मशहूर एनिमेटेड कैरेक्टर टोनी द टाइगर को सिर्फ टीवी विज्ञापनों तक सीमित नहीं रखा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे एक ऐसे वर्चुअल अवतार में बदल दिया जो सोशल मीडिया पर रियल टाइम में गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों से लाइव बात कर सकता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है, खासकर जेन-ज़ी के लिए। बिल्कुल। एक तरफ आज की युवा पीढ़ी या जेन-ज़ी है जिन्हें इस डिजिटल दुनिया और हाइपर पर्सनलाइजेशन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एडलमैन की एक रिपोर्ट भी है जो इशारा करती है कि 58% उपभोक्ता अभी भी प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। ऑथेंटिसिटी, यही असली खेल है। हाँ, दर्शक अभी भी एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो असली कहानियां सुनाए, जो कैमरे के सामने अपनी कमजोरियां दिखाए, जिसमें भावनाएं हो। मशीनें भावनाएं तो नहीं दिखा सकती ना। ये सच है कि लोग आज भी इंसानियत और असली भावनाओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इसी प्रामाणिकता को अब एक प्रोडक्ट की तरह तराशा और बेचा जा रहा है। एक प्रोडक्ट की तरह? जी, और इसी प्रामाणिकता की तलाश ने क्रिएटर इकोनॉमी के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया है। डिजिडे की रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाले बदलाव की ओर इशारा करती है। कैसा बदलाव? जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब एक बड़ा मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग हुआ करता था। ये वो क्रिएटर्स थे जिनके 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच फॉलोअर्स होते थे। हाँ, जिन्हें हम मिड टियर क्रिएटर्स कहते हैं। बिल्कुल। ब्रांड्स को ये बहुत पसंद आते थे क्योंकि इनके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस भी थी और ये बड़े सितारों जितने महंगे भी नहीं थे। लेकिन अब रिपोर्ट बताती है कि इस मिड टियर के लिए ब्रांड डील्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। मतलब उनका काम छिन रहा है? हाँ, टैलेंट मैनेजर्स अब साफ तौर पे कहने लगे हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी में अब कोई मिडिल क्लास नहीं बचा है। या तो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है या फिर कोई बिल्कुल सड़क किनारे का आम इंसान। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। ब्रांड्स या तो सीधे बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस वाले क्रिएटर्स के पास जा रहे हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, या फिर सीधे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास, नैनो इन्फ्लुएंसर्स पर है। डिजिडे के लीक में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण? सोचिए, पहले ब्रांड्स फिटनेस ड्रिंक बेचने के लिए किसी बड़े फिल्मी सितारे या ओलंपिक खिलाड़ी को ढूंढते थे, लेकिन अब वे ऐसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर की तलाश में रहते हैं जो बस जिम में वर्कआउट करते हुए कैमरे पर बात करने वाला एक युवा मेल बॉडी बिल्डर हो जो ज्यादा असली लगे। बिल्कुल। या फिर किसी को एयर कंडीशनर बेचना है तो वे किसी मॉडल की जगह सीधा एक हीटिंग और कूलिंग यानी HVAC के ठेकेदार को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि वो ठेकेदार उस काम का एक्सपर्ट है। हाँ, ब्रांड्स को अब सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें सटीक और मापा जा सकने वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। उन्हें मालूम है कि एक HVAC ठेकेदार को फॉलो करने वाले लोग उसी इंडस्ट्री से जुड़े होंगे या घर बनवा रहे होंगे, इसलिए वहाँ विज्ञापन का असर सीधा बिक्री पर पड़ेगा। अगर हम इसे एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस निश मार्केटिंग और आम इंसान वाली छवि की गहराई में जाने पर एक और चीज सामने आती है। चीन वाली स्टडी? जी, चीन के शाओ होंगशू या रेड प्लेटफॉर्म की एथनोग्राफी एक बिल्कुल अलग और थोड़ी चिंताजनक दुनिया सामने रखती है। पश्चिमी देशों से अलग चीन के मार्केटिंग इकोसिस्टम में एक नई तरह के इन्फ्लुएंसर का दबदबा है जिन्हें KOC यानी की ओपिनियन कंज्यूमर्स कहा जाता है। KOC तो ये कोई बड़े सितारे नहीं होते? बिल्कुल नहीं।
इनके सिर्फ 5,000 से 20,000 के बीच फॉलोअर्स होते हैं। ब्रांड्स इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों जैसे दिखते हैं, जिन्हें चीनी भाषा में सूरेन कहा जाता है। सूरेन यानी साधारण इंसान। हाँ, एक दर्शक को लगता है कि ये KOC उसी की तरह का एक आम इंसान है जो किसी प्रोडक्ट का ईमानदार रिव्यू दे रहा है। लेकिन इस आम और ईमानदार छवि को बनाए रखने के पीछे जो इनफॉर्मल लेबर या अदृश्य मेहनत छिपी है वो बहुत गहरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेहनत किसी भी बैलेंस शीट पे दिखाई नहीं देती। इनके ओवरसीज को बिल्कुल साधारण दिखना होता है, लेकिन एक साधारण सी दिखने वाली कॉफी कप की तस्वीर के पीछे घंटों की रिसर्च होती है। प्रोडक्ट को ढूंढना, रिव्यू पढ़ना, हाँ, और प्लेटफॉर्म के जटिल एल्गोरिदम को समझना शामिल होता है। ये एक फुल टाइम जॉब जितनी मेहनत है। लेकिन जब ब्रांड्स अपना मार्केटिंग बजट बनाते हैं तो वे बड़े सितारों को तो लाखों डॉलर की फीस के तौर पर दिखाते हैं, और इन छोटे क्रिएटर्स को, इन छोटे KOCs को बस CPE या CPRE जैसे मैट्रिक्स में एक साधारण खर्चे की तरह छिपा देते हैं। कॉस्ट पर एंगेजमेंट का मतलब है कि जब भी कोई किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट करता है तो ब्रांड उस आधार पर कुछ पैसे चुकाता है। मतलब एक तरह से प्रति क्लिक पैसा। बिल्कुल, ये कोई तय मासिक पगार नहीं है, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी का एक डिजिटल रूप है। कागजों पर इन KOC की हैसियत कंपनी के कर्मचारियों जैसी नहीं, बल्कि महज एक आंकड़े जैसी होती है। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है, और ये डिजिटल दिहाड़ी मजदूरी ही है। जब इन KOC के आर्थिक शोषण की बात आती है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बंटवारे के मामले में जी, एक नए क्रिएटर को लगता है कि वो ब्रांड्स के साथ काम करके खुद ही सारी कमाई कर लेगा। लेकिन चीन के इस इकोसिस्टम में जब कोई ब्रांड इन KOC के लिए पैसे देता है तो उसका बंटवारा बेहद असंतुलित होता है। कितना असंतुलित? 55% हिस्सा तो सीधे तौर पर MCN एजेंसियां ले जाती हैं। 55%? ये तो आधे से भी ज्यादा है। बिल्कुल, ये MCN एजेंसियां एक तरह की बिचौलिया कंपनियां होती हैं जो इन छोटे क्रिएटर्स को मैनेज करती हैं और उन्हें ब्रांड्स तक पहुंच दिलाती हैं। उसके बाद 10% हिस्सा खुद रेड प्लेटफॉर्म कमीशन के तौर पर काट लेता है। तो क्रिएटर के पास क्या बचा? अंत में वो क्रिएटर जिसने घंटों मेहनत की, वीडियो शूट किया, उसे एडिट किया, उसके हाथ में केवल 35% हिस्सा आता है। ये तो सरासर शोषण है ना? ये पूरी व्यवस्था चीन की फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक सीधा नतीजा है। एक तरफ देखा जाए तो ये पॉलिसी उन लाखों युवाओं को कुछ आमदनी का जरिया जरूर दे रही है जो महामारी के बाद रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये उन्हें एक ऐसे अनौपचारिक श्रम बाजार में धकेल रही है जहां ना तो उनके काम की कोई आधिकारिक पहचान है, ना कोई स्वास्थ्य बीमा है और ना ही नौकरी की कोई सुरक्षा। वे सिर्फ गिग वर्कर्स बनकर रह गए हैं। जिनके पास कहने को तो आजादी है, लेकिन असल में वे पूरी तरह से शोषण का शिकार हैं। यही वो बिंदु है जहां अपना खुद का बॉस होने का वो सुनहरा सपना चकनाचूर होने लगता है। बिल्कुल, जब 65% कमाई का हिस्सा कोई और ले जाए और कल काम मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी ना हो, तो फिर इंसान का बर्नआउट होना तो लाजमी है। डिजिडे का लेख इस बात की पुष्टि करता है कि क्रिएटर्स वापस पुरानी नौकरियों में जा रहे हैं। हाँ, कई नामी क्रिएटर्स अब इस अस्थिरता से थक चुके हैं और वापस अपनी पारंपरिक 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट नौकरियों की तरफ लौट रहे हैं। सर्वे के अनुसार 62% इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि उनकी आय में भारी उतार चढ़ाव आता है। स्थिरता बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। एक महीने कोई वायरल वीडियो चला गया तो अच्छे पैसे आ गए और अगले महीने शायद गुजारा करना भी मुश्किल हो जाए। जोआना फाउलर और सिएना सेंटर जैसे फुल टाइम क्रिएटर्स का उदाहरण बहुत कुछ कहता है। इनके तो काफी फॉलोअर्स थे ना? हाँ, लाखों सब्सक्राइबर्स थे। ये वो जिंदगी जी रहे थे जिसका सपना हर नया क्रिएटर देखता है। लेकिन फिर भी स्थिरता, हर महीने मिलने वाली एक तय सैलरी और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे पेड लीव और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इन्होंने दोबारा कॉर्पोरेट दुनिया का दरवाजा खटखटाया। मतलब कैमरे के पीछे चले गए। जी, अब वे कैमरे के सामने रहने की बजाय एक टैलेंट मैनेजर या एजेंसी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सिएना और जोआना जैसे उदाहरण इस बात का सबूत हैं कि सिर्फ फॉलोअर्स होने से बिल नहीं भरे जाते। आय की इसी अनिश्चितता का एक और बड़ा सच ये है कि इंटरनेट पर हर कोई लाखों नहीं कमा रहा है। सही बात है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि जो लोग पार्ट टाइम क्रिएटर हैं वे महीने के $500 से भी कम कमा पाते हैं।
$500 से भी कम? ये तो बहुत ही कम है। बिल्कुल, और जो लोग इसे फुल टाइम करते हैं उनकी औसत कमाई भी $2000 से $4000 के बीच ही सिमट जाती है। इस पूरी इंडस्ट्री में केवल 1% से 5% क्रिएटर्स ही ऐसे हैं जो असल में वो शानदार और लग्जरी कमाई कर पाते हैं, जिन्हें देखकर बाकी दुनिया ये सब शुरू करती है। जी, और जो गिने चुने लोग इसे अपना फुल टाइम करियर बना भी लेते हैं, उनके सामने व्यवसाय चलाने की कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी होती हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जैसे कि टैक्स और रिटायरमेंट। एकदम सही। एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उसकी कंपनी कई चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण ले तो वहां एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएटर को अपनी कमाई पर 15.3% का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलग से देना पड़ता है। 15.3% तो बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर 15% टैक्स में चला गया और महीने की कमाई वैसे ही ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर रिटायरमेंट के लिए कोई कैसे बचाएगा? यही तो सबसे बड़ा संघर्ष है। क्योंकि एक आम कॉर्पोरेट जॉब में तो प्रोविडेंट फंड या कंपनियों की तरफ से 401k जैसी सुविधाएं होती हैं, जहाँ कंपनी भी आपके भविष्य के लिए कुछ पैसे मिलाती है। लेकिन इन क्रिएटर्स को तो सब कुछ खुद ही करना है। क्या रिटायरमेंट गाइड में इसके लिए कोई व्यावहारिक रास्ता सुझाया गया है? रास्ता तो सुझाया गया है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। एक स्वतंत्र क्रिएटर को अपने रिटायरमेंट के लिए खुद ही निवेश के विकल्प चुनने पड़ते हैं। अमेरिका के संदर्भ में उनके पास ट्रेडिशनल IRA, रॉथ IRA, सिंपल IRA, सोलो 401k या सेप IRA जैसे टैक्स बचत वाले रिटायरमेंट खाते होते हैं। ये सब व्यक्तिगत होते हैं ना? जी, इसे सरल शब्दों में समझें तो यह एक व्यक्तिगत प्रोविडेंट फंड जैसा है, जहां कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। उदाहरण के लिए सेप IRA में एक क्रिएटर नियम के तहत साल के $66,000 तक का योगदान दे सकता है। लेकिन पैसा हो तब ना कोई डालेगा। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा पेंच यही है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी प्री टैक्स आय यानी टैक्स कटने से पहले की कुल कमाई का लगभग 10 से 15% हिस्सा बचाना जरूरी होता है। और अस्थिर आय के साथ ये बहुत मुश्किल है। अब आप कल्पना कर सकती हैं कि जिस क्रिएटर को ये ही नहीं पता कि अगले महीने कोई ब्रांड डील मिलेगी या नहीं, जो हर दिन सिर्फ प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम से लड़ रहा है, उसके लिए हर महीने अनुशासन के साथ अपनी कमाई का 15% एक ऐसे फंड में डालना जो उसे बुढ़ापे में मिलेगा, कितना मुश्किल या लगभग नामुमकिन होता है। तनाव तो बढ़ेगा ही। जी, यही लगातार बनी रहने वाली आर्थिक अस्थिरता अंततः एक बहुत गहरे मानसिक तनाव का रूप ले लेती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। जब किसी इंसान को अपने ही भविष्य की कोई गारंटी ना हो और ऊपर से हर महीने टैक्स और एल्गोरिथम का अलग दबाव हो, तो इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ना तय है। UAE वाली स्टडी इसी बारे में है ना? बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण PMC रिसर्च स्टडी है जो संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी UAE में 161 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर की गई थी। इस स्टडी के आंकड़े उस परफेक्ट तस्वीर की धज्जियां उड़ा देते हैं जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है। क्या निकला स्टडी में? इसमें साफ तौर पर पाया गया कि जो क्रिएटर दिन में 5 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें नकारात्मक भावनाएं जैसे उदासी, निराशा और भारी तनाव सबसे ज्यादा होती हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो उतना ही खुश और सफल होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, डेटा बताता है कि फॉलोअर्स का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाता है, तनाव और एंजाइटी का स्तर भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, आय और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का संबंध। इस स्टडी के डेटा से एक बहुत ही विरोधाभासी सच्चाई उजागर होती है जो पैसे और मानसिक शांति के रिश्ते को दिखाती है। कम कमाने वाले ज्यादा खुश हैं क्या? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, जो क्रिएटर्स सोशल मीडिया से साल का $10,000 से कम कमाते हैं, वो सबसे कम तनाव में रहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये पैसा उनके गुजारे का मुख्य साधन नहीं होता। हाँ, वो बस एक साइड इनकम होती है। जी, उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि अगर एक वीडियो नहीं चला तो घर का किराया कैसे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही डेटा उन हाई अर्निंग क्रिएटर्स की तरफ मुड़ता है जो साल का $2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। उनमें तनाव ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इस उच्च आय वर्ग में एंजाइटी सबसे खतरनाक स्तर पर पाई गई है। और इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इन बहुत ज्यादा कमाने वाले क्रिएटर्स में रिश्तों से दूर भागने की प्रवृत्ति बहुत गहरी हो जाती है। वे धीरे धीरे अपने ही माता पिता और सबसे करीबी दोस्तों से कटना शुरू कर देते हैं। रिश्तों से दूर भागना, इस मनोवैज्ञानिक बोझ को समझना जरूरी है। आखिर कोई अपने ही दोस्तों और परिवार से क्यों दूर होने लगता है? शायद उन्हें लगता है कि लोग उनके पैसों के लिए उनके पास आ रहे हैं। हाँ,
शायद जब एक क्रिएटर अचानक से बहुत ज्यादा पैसा और शोहरत कमाने लगता है तो उसे लगने लगता है कि उसके पुराने दोस्त या रिश्तेदार अब उसकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर शायद एक आम जिंदगी जीने वाले परिवार के लोग उस डिजिटल स्टारडम और उसके साथ आने वाले रोजमर्रा के तनाव को समझ ही नहीं पाते। वे रिलेट नहीं कर पाते। बिल्कुल, वे रिलेट ही नहीं कर पाते कि एक गलत कमेंट से कोई इतना परेशान क्यों हो सकता है। स्टडी बताती है कि ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स केवल अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो बहुत बड़ा अकेलापन है। ये कितनी विडंबना है। एक तरफ इंटरनेट पर लाखों लोग हर दिन उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके नाम के फैन पेज बने हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे इतने अकेले हो चुके हैं कि अपनों से ही दूर भाग रहे हैं। ये अकेलापन सिर्फ शोहरत से नहीं आता, बल्कि ये उस दबाव से भी आता है जो इस इंडस्ट्री ने उनके ऊपर बना रखा है, जिसे हमने पहले भी ऑथेंटिसिटी का दबाव कहा था। असली दिखने का दबाव। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि 93% मार्केटर्स को इन्फ्लुएंसर्स से प्रामाणिकता चाहिए। ब्रांड्स की शर्त होती है कि इन्फ्लुएंसर का व्यवहार बिल्कुल असली और परफेक्ट लगे, लेकिन कैमरे के सामने लगातार एक गढ़ी हुई परफेक्टली रियल जिंदगी जीने का नाटक करना एक बहुत भारी मानसिक काम है। हर वक्त खुश दिखना पड़ता है। जी, एक क्रिएटर को कैमरे के चालू होते ही हर समय खुश, ऊर्जावान और दर्शकों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखना पड़ता है, भले ही उसकी निजी जिंदगी में उथल-पुथल मची हो या वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। इस स्टडी के अनुसार ये 24 घंटे एक असली लेकिन गढ़ी हुई छवि बनाए रखने का भारी दबाव लगभग 50% क्रिएटर्स में क्लिनिकल स्तर की एंजाइटी पैदा कर रहा है। 50%? मतलब आधे क्रिएटर्स मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, वे हर वक्त इसी खौफ में जीते हैं कि कहीं ये गलत पोस्ट, दर्शकों का बदलता मिजाज या सोशल मीडिया का कोई नया अपडेट उनके सालों के बनाए करियर को रातों रात खत्म न कर दे। ये हर दिन एक कांच के घर में रहने जैसा है जहां कोई भी पत्थर मार सकता है। तो अगर इन सभी स्रोतों और डेटा को एक साथ रखकर देखा जाए तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो काफी जटिल और विचारणीय है। सही कहा। एक तरफ क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती हुई 1.35 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने की ओर अग्रसर है, जहां युवाओं के लिए अपना हुनर दिखाने और एक अलग तरह की जिंदगी जीने के नए दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन इसके ग्लैमरस फिल्टर्स, वायरल ट्रेंड्स और स्पॉन्सरशिप डील्स के पीछे एक बहुत ही अलग और क्रूर दुनिया काम कर रही है। हमने एआई अवतार्स का भी तो असर देखा। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे लिल मिकेला जैसे एआई इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के लिए एक सस्ता, बिना नखरे वाला और रिस्क फ्री विकल्प बनकर उभर रहे हैं, जिससे इंसानी क्रिएटर्स के लिए प्रतियोगिता और भी खतरनाक हो गई है। डिजिडे की रिपोर्ट से ये साफ हुआ कि कैसे इस इंडस्ट्री से वो मिडिल क्लास गायब हो रहा है जो कभी इसकी रीढ़ हुआ करता था। और ब्रांड्स अब सिर्फ बड़े सितारों या फिर बहुत ही विशिष्ट माइक्रो क्रिएटर्स पर पैसा लगा रहे हैं। एकदम सही। इसके साथ ही चीन के रेड प्लेटफॉर्म के KOC के उदाहरण से ये समझने को मिला कि कैसे क्रिएटर इकोनॉमी में इनफॉर्मल लेबर का एक विशाल और अदृश्य ढांचा मौजूद है, जहां मेहनत क्रिएटर करता है और पैसा MCN ले जाते हैं। जी, एक ऐसी व्यवस्था जहां क्रिएटर्स की असली मेहनत को मार्केटिंग बजट्स के डेटा में महज एक एंगेजमेंट कॉस्ट की तरह छुपा दिया जाता है और कमाई का 65% हिस्सा बिचौलिए और प्लेटफॉर्म ले उड़ते हैं। इसी आर्थिक अस्थिरता, एल्गोरिदम के बदलते नियमों और बिना पक्की सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली थकाऊ जिंदगी से तंग आकर सिएना सेंटर जैसे कई मशहूर क्रिएटर्स अब वापस अपनी 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ रुख कर रहे हैं। और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत तो हमने देखी ही। बिल्कुल। सबसे गहरी बात जो UAE की मेंटल हेल्थ स्टडी से सामने आई वो ये कि लगातार इंटरनेट पर ऑन रहने का, असली दिखने का नाटक करने का और हर दिन ज्यादा फॉलोअर्स जुटाने का दबाव किस तरह क्रिएटर्स की मानसिक शांति छीन रहा है और उन्हें असल जिंदगी रिश्तों से पूरी तरह अलग थलग कर रहा है। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर रोजाना देखे जाने वाले वीडियोस का एक बिल्कुल नया पहलू सामने रखती है। इस पूरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अगर तकनीक इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और भविष्य में AI इन्फ्लुएंसर्स पूरी तरह से इंसानों की तरह दिखने, सोचने और बात करने लगे, ऐसे अवतार जिन्हें न तो कभी बर्नआउट होता है, न मेंटल ब्रेकडाउन का खतरा होता है और न ही बुढ़ापे के लिए जिन्हें किसी रिटायरमेंट प्लान की जरूरत होती है, तो क्या उस डिजिटल भविष्य में एक इंसानी क्रिएटर होना अपने आप में एक बेहद दुर्लभ और महंगा लग्जरी ब्रांड बन जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल,
एक ऐसी चीज जिसके लिए लोग ज्यादा पैसा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक असली इंसान द्वारा बनाई गई है, या फिर इंसान इस परफेक्शन की दौड़ में मशीनों से हारकर पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है जो अगली बार कोई भी रील्स स्क्रॉल करते वक्त दिमाग में जरूर आएगी।